बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आप सबका खैर मकदम है। प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट में आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे पहले बात करते हैं पंजी नारा रंबीलगढ़ की, जहां पर कल शाम से ही कॉर्डन था और आज एनकाउंटर हुआ और इसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। हालांकि इस झड़प के दौरान फौज का दावा है कि एक टेक्निकल सपोर्ट उन्हें मिला है कि जो मिलिटेंट्स की मूवमेंट थी उसको वो मॉनिटर कर रहे थे, यानी एक सर्विलांस पे इन सभी मिलिटेंट्स को रखा गया था। और उसके बाद उनका मानना है कि इससे बहुत कम वक्त में कंक्लूड भी किया गया। यानी जब यहाँ ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन के बाद रात भर यहाँ कॉर्डन रहा, लेकिन सुबह के वक्त जब दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ तो बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर ही दोनों मिलिटेंटों को यहाँ पर हलाक किया गया है, ये फौज का मानना है। ताहम फौज ने यह भी कहा है कि उन्हें टेक्निकल सपोर्ट मिली है और अभी तक उनकी आइडेंटिटी नहीं हुई थी। ताहम उनका मानना है कि इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से हो सकता है। इस हवाले से फौज का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। शाम को हमारे पास कुछ खबर मिली थी जिसमें यहाँ पर 2 टेररिस्ट थे, टेक्निकल इनपुट थी, एंड इसमें से 2 टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए हैं। किसी भी सिविलियंस का या कोई और यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा इनकी शनाख्त, कौन लोग हैं, कैसे हैं, ये भी थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए, इसको जब मालूम चलेगा हम आपको बता दें। मैं अभी ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। मेरी जहाँ तक जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से ये LET वाले हैं, बट मैं और ज़्यादा इससे अभी मेरे पास में और कोई खबर नहीं है, मैं कुछ कंफर्म नहीं करना चाहता। देखेंगे, अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे चल रहा है और इसको जो भी फॉलो होगा। ऑपरेशन खत्म होने के लिए आप लोग पता नहीं किसको बोलते हैं, ऑपरेशन खत्म नहीं होता, ऑपरेशन हमेशा चलता रहता है। अगर कोई भी गलत कोई काम करेगा, कोई टेररिस्ट होगा, वो पकड़ा जाएगा। ठीक। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस की, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मरमू का मानना है कि अब सियासी कैदीन जो है उन्हें रिहा किया जा रहा है और उसके साथ साथ उनका ये भी मानना है कि ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन क्या वाकई ये प्रोसेस का हिस्सा है या कि कोई बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में होने जा रही है? क्योंकि 5 अगस्त के बाद अगर देखा जाए तो सियासी सरगर्मियाँ पूरी तरह से जो है ख़त्म हो गई थी। कोई भी पार्टी यहाँ पर भी एक्टिवेट नहीं है, यहाँ तक कि जो पार्टी आज तक प्रेस नोट भी जारी करती थी वो प्रेस नोट भी बंद हुए हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का बात करेंगे या PDP की बात करेंगे। लेकिन सईद तजमुल मेरे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद है। तजमुल, आपका खैर मकदम है और जानना चाहेंगे कि ये जो गवर्नर साहब का मानना है कि ये एक प्रोसेस है, क्या ये वाकई एक प्रोसेस है या कि आप समझते हैं कि ईद के मौके पर कोई बड़ी डेवलपमेंट सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर में होने जा रही है? देखिए हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब हम खैर सगाली जज्बे की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पार्टियों का जो रोल है वो काबिल सताइश है। और हमने देखा होगा कि जब भी जम्मू कश्मीर में चाहे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद की सियासी सूरत हाल में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ की सरकारों ने हमेशा से यूनियन गवर्नमेंट या मरकज़ के साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए मुश्किल हालात में काम किया। जब हम मेन स्ट्रीम पार्टियों की बात करते हैं तो मिलिटेंसी के दौरान इन पार्टियों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त की और काफ़ी ज़्यादा इनके वर्कर और इनके जो लीडरान हैं हिलाक भी किए गए नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त को जब एब्रोगेशन या आर्टिकल 370 35A की मनसूखी के बाद पार्लियामेंट में जब चर्चा हुआ, अगर आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी, JDU, कई पार्टियां हैं जिन्होंने विरोध भी किया इस बिल का, लेकिन उसके बाद जमहूरियत की यह खूबसूरती है कि सेशन चलता रहा। हालांकि डॉक्टर अब्दुल्ला के बारे में होम मिनिस्टर ने उस वक्त जो बयान जारी किया, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर एतराज भी किया। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में भी जब आप राज्यसभा मेंबरान की बात करें, चाहे वो नज़ीर अहमद लावे हों या फयाज अहमद मीर हों, उन्होंने भी अपनी तरफ से बात रखी। और मोहम्मद अकबर लोन, इसके अलावा जस्टिस हसनैन मसूदी जो कि पार्लियामेंट के यहाँ से नुमाइंदे थे, उन्होंने बात अपनी रखी। यानी बाद में जब बिल को पास किया गया तो उसमें आपके पास सवाल ये है कि क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त मुतवक्का है? क्योंकि बहुत वक्त से हम देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पर नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि असेंबली इलेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं। अभी UT है और माना जा रहा था कि स्टेट का दर्जा भी मिलेगा। और इस हवाले से अल्ताफ बुखारी साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस तरह की डिमांड रखी है। गुलाम नबी आज़ाद साहब वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं, तो क्या कोई एक्सपेक्टेशन है कि अब जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई बड़ा डिसीजन आएगा? बिल्कुल, देखिए जहां पे मैंने बात ख़त्म की थी वहीं से आपको दोबारा बताता हूं कि जब जम्मू कश्मीर में इन पार्टियों की बात करें तो इसके बगैर जो सियासी जो कुल मिलाकर ये गुलिस्तान है जिसमें मुख्तलिफ शगुफ़े हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं, इनके बगैर मुझे लगता है कि नामुकम्मल सा है। और मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो इस तरह से अल्फाज हैं, कहीं ना कहीं मरकज़ के साथ उनकी बातचीत हुई होगी। और एक बार फिर हम देखें कि रीजनल पार्टीज़ और नेशनल पार्टीज यानी कौमी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनका रोल जो होगा इंतहाई अहम होगा। अर्बन लोकल बॉडीज़ में चूँकि रीजनल पार्टीज़ ने उस वक्त स्टे अवे का नारा दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनके नुमाइंदे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें मैदान में नजर आए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ईद
ईद-उल अज़हा के बिल्कुल मौके पर खैर सगाली जज्बे के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी तंजीमों की तरफ से जो लगातार अपीलें की गई, हो सकता है कि इनका डिटेंशन खत्म कर दिया जाएगा। इनका ही नहीं बल्कि जो लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन नहीं रखते, अगर उनके खिलाफ मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में कोई भी इस तरह का सबूत या इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है, उन्हें भी शायद अपने घरों तक जाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन सियासी सरगर्मियों में अब रीजनल पार्टीज को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अवाम को मुश्किल हालात में बदलती तस्वीरों के साथ लोगों के लिए आगे आना होगा। मुझे लगता है कि आइंदा कुछ दिनों में जब लीडरान बाहर आएंगे, जब सियासी सरगर्मियां शुरू होंगी, तो उनके रोल को मुझे लगता है कि लोग उसी तरह से लेंगे जिस तरह से गुज़िश्ता कई दहाइयों से अवाम इनके साथ जुड़े हुए थे। सियासी सरगर्मियों की, तो क्या आपको लग रहा है कि इस माहौल में वो सरगर्मियां शुरू हो सकती हैं? खासतौर पर दो बड़ी पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, जिनका मकसद ही 370 था और मंशूर भी यही था, और उसके साथ साथ वो गुपकार डिक्लेरेशन में हिस्सा भी बने हैं, और महबूबा मुफ्ती के साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस डिक्लेरेशन का खुद एलामिया बयान कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि उन्हीं बुनियादों पर फिर ये सियासत शुरू हो जाएगी या कि फिर कुछ और भी होगा? देखिए, एक दिन का इवेंट था, गुपकार डिक्लेरेशन हो गया जिसमें शाह फैसल, सजाद लोन और बाकी अहम लीडरान मौजूद थे। एक दिन का वो एक इवेंट था, वो ख़त्म हो गया। अब सियासी पार्टियों को अपना एग्जिस्टेंस, अपनी मौजूदगी दिखानी होगी और लोगों को आगाही करनी होगी कि उसके बाद व्हाट नेक्स्ट। जिस तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी और जिस तरह से कई पार्टियां हैं जिन्हें अभी बिल्कुल सियासी सरगर्मियां इजाज़त नहीं दे रही हैं कि वो आगे आएँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो कुछ हुआ है उसको एक नए सबक के तौर पर, एक सीख के तौर पर सियासी पार्टियां आगे आएंगी और लोगों को बात करेंगे। जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि स्टेटहुड और बाकी मामला जो है उसके आसपास ही वो इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ की लीडरशिप को भी, मरकज़ को, यहाँ की लीडरशिप का भी सुनना होगा। उन्हें काफ़ी तवील तजुर्बा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जुड़े हुए। आइंदा कुछ दिन जो है इंतहाई अहम है। अगर सियासी सरगर्मियाँ शुरू होती है, ये देखना होगा कि अवाम कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जिस माहौल से गुजर रहे हैं, जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि इलेक्टोरल ऑडियंस जो है वो कहीं ना कहीं जरूर मेन स्ट्रीम के आसपास नजर आएंगी, कम ही सही। आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने खुद भी कहा है कि एक नया सिलसिला शुरू करने की जरूरत है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन वही मैं कहना चाहता हूं कि क्या इस सूरत हाल में जो वक्त की सियासी जमातें हैं, क्या वो अवाम का एतमाद हासिल कर सकते हैं या कितना बड़ा चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि इससे पहले स्पेशल स्टेटस यहाँ के लोग एंजॉय कर रहे थे? देखिए हिलाल, जब आप इलेक्टोरल ऑर्डिनेंस को एड्रेस कर पाएंगे, इलेक्टोरल अटेंडेंस को आप मानते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा। देखिए, जिस तरह से जो लोग इलेक्टोरल ऑर्डिनेंस या अटेंडेंस में यकीन नहीं रखते, उनसे आपको बदलना होगा, डिफरेंट रहना होगा। लेकिन सियासी मामला जो हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि उन्हें अगर मौका मिलता है तो स्टेटहुड की वापसी की बात करेंगे। ये मुजफ्फर बेग ने भी कहा, यही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सेकंड लाइन लीडर जो कि प्रेस रिलीज जारी करते हैं, उनका भी मानना है। लेकिन लोगों के जो मुश्किलात हैं, लोगों के जो सियासी मामला हैं, मुझे लगता है कि अगर लीडरान ये बात आवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, उसके बाद बैलेट बॉक्स में जाकर मुझे लगता है कि सियासी लीडरान जो है अपनी पार्टियां, अपनी एग्जिस्टेंस, अपने रोल को खत्म न करते हुए मरकज को भी ये देखना होगा कि किस तरह से सियासी पार्टियों के रोल को दोबारा शुरू करना होगा। 5 अगस्त के बाद जो माहौल होगा, उसके बाद जो मामला चले, उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार फिर एतमाद करना होगा। यही वो लोग होंगे, सियासी पार्टियां ही होंगी जो लोगों का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। चलिए तजुमुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सईद तजुमुल हमारे साथ बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब या वैसा कुछ माहौल बन रहा है, वैसी हवाएं चल रही हैं कि लग रहा है कि ईद के मौके पर एक ईद गिफ्ट के तौर जम्मू कश्मीर में जितने भी सियासी लीडरान हैं, जो मुकीद है, उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या जो सियासी सरगर्मियाँ, हालांकि तजुमुल ने इस हवाले से पूरी तरह से इसे एनालाइज किया कि किस तरह से ये हो सकता है, लेकिन जितनी आसानी से इनकी रिहाई होगी, उतनी आसानी से लोगों का एतमाद जीतना इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए आसान नहीं हो सकता है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। अब सियासत के बाद कोविड की भी बात करते हैं, और कोविड में आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है कश्मीर के अंदर जो कोविड पॉजिटिव केसों की तादाद बढ़ रही थी, लेकिन कल और परसों जब लॉकडाउन फिर से रीइम्पोज हो गया, उसके बाद हमने देखा कि इस नंबर में किसी हद तक गिरावट आई है। लेकिन जहां तक अमवात का ताल्लुक है, उसमें लगातार इजाफा ही देखने को मिल रहा है। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस वक्त बराह रास्त लाल चौक से हमारे साथ मौजूद है। सनम, आपका खैर मकदम है, और आप इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। और कल हमने देखा कि तादाद जो पॉजिटिव केसों की वो 300 साढ़े 300 के आसपास आ गई है, पहले 700 सवा 700 के आसपास था। इस चेंज को आप किस नज़र से देखते हैं? लेकिन दूसरी जानब जब हम देखते हैं कि अमवात
लगातार 13, 14, 15 के आसपास ही है। देखिए हिलाल, अमवात पे अगर हम बात करें तो अमवात ये है कि वो लोग पहले ही एडमिटेड हैं, पहले ही वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं। और जिस तरह कल शाम हमने रात 10 बजे बताया था अपने व्यूअर्स को कि और 3 क्रिटिकल केसेस हैं, तो वो 3 भी डेथ हो चुकी है। और कुल मिला के इस वक्त तक कश्मीर वादी में आज दिन में अभी तक जो है 4 और डेथ्स रिपोर्ट हुई है और ये कोविड की रिपोर्टेड है। लेकिन एक अच्छी खबर जो कल हमने देखी, पहले हमारे 600-700 पॉजिटिव केस आए थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो हमारे पास तादाद आ रही है वो कम आ रही है जो लॉकडाउन है। और साहब कहीं न कहीं इससे हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन का कुछ न कुछ असर जरूर है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव केस आ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन पर सवाल बहुत से हैं। लॉकडाउन का मतलब ये 2 होते हैं। एक ये होता है कि लोगों को रोका जाए, चेन को ब्रेक किया जाए, और उसके साथ साथ दूसरा मतलब ये होता है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार को ब्रीथिंग पीरियड मिल सके ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दूसरे मामलात में काम कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। एक तो खबर यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से खबरें आ रही हैं, जिस तरह 15 करोड़ रुपए परसों ही सरकार ने रिलीज भी किए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की उसमें बात हुई है। उसके साथ साथ डीसी श्रीनगर ने भी कल बताया है कि नया जो टेस्टिंग लैब्स यहाँ पे हैं इस हफ्ते में चाहे शुरू भी की जा रही है, यानी टेस्ट को बड़े पैमाने पे किया भी जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंटली जमीनी सतह पे जिस तरह लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करना था वो नहीं हो पा रहा है। हम इसमें कहेंगे कि कहीं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो ढीली पड़ी हुई है। लॉकडाउन का मतलब था कि लोग रहें वह सड़कों पे वही रहें, या कोई आना जाना सड़कों पे देखने को वही मिले जिनके पास बाज़ाब्ता तौर पे ज़रूरत है, बिला ज़रूरत के कोई मतलब में बाहर में नहीं है। उसमें कुछ जगहों पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो ज़मीनी सतह पे काम करते हुए दिखाई भी देते हैं, वो मास्क वगैरह को भी चेक करते हैं और लॉकडाउन में बिला ज़रूर जो लोग निकले उनको रोकने की कोशिश भी करें। लेकिन ओवरऑल ये कुछ जगहों पे है, पूरी वैली में या पूरे श्रीनगर में नहीं है। हम कई जगहों पे हमने देखा लोगों की मूवमेंट है। और इस वक्त अगर मैं बताऊं, मैं लाल दद अस्पताल के बाहर हूँ और लाल दद अस्पताल के बाहर भी वही जमघटा है, वही भीड़ है, वही लोगों का आना जाना है। वो अलग बात है कि मास्क वगैरह का पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन कुछ न कुछ बात जरूर ये कही जा सकती है कि जो ब्रेक करनी है, चेन को ब्रेक करना है, उसमें कमी फिलहाल दिखाई दे रही है। और ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की कमी हम कह सकते हैं, वो सही तौर पे ग्राउंड पे इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए साहब, जब रीइंपोज किया गया था इस लॉकडाउन को और एक मैसेज चला गया पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और किसी अगर बहुत हद तक नहीं लेकिन किसी हद तक असर जमीनी स्तर पर देखने को मिला। मार्केट्स मुकम्मल बंद थे, गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल महदूद हो गया, जिसकी वजह से अब लग रहा है कि शायद नतीजे जो है वो अच्छे आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि ये सरकार के लिए भी आई ओपनर है कि अगर फिलहाल इसी तरह से सिस्टम चलाया जाए तो कम से कम जो केसों की तादाद है उसमें डिक्लाइन आ जाए, उस पर कमी आ जाए? देखिए साफ जाहिर है इस वक्त सबका ही मंशा और मर्जी सबकी यही है कि किसी तरह से इसको ब्रेक डाउन किया जा सके, किसी तरह इसको कम किया जा सके। अभी जिस तरह हमारे हालात कश्मीर वैली के, खासतौर पे मैं कश्मीर वैली का जिक्र करूंगा, तो वादी में अभी हर तरफ से हमारे यहाँ पॉजिटिव केस आ रहे हैं। अब लेकिन पिछले दिन कल का जो हमने रिपोर्ट देखा 300-350 के आसपास जो रिपोर्ट था, उसमें ये खुशखबरी थी कि उसमें बहुत कम हो गया था। जम्मू का उसमें 100 के करीब था, बाकी कश्मीर का था, लेकिन वो तादाद जो पहले निकल के आ रही थी वो नहीं थी। और उसका असर हम कह सकते हैं कि शायद लॉकडाउन का, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो लॉकडाउन का, लेकिन शायद लॉकडाउन का है। लेकिन उस सारे के बीच में जब तक अगर लॉकडाउन लगाना है तो सवाल खड़ा होते हैं क्या लॉकडाउन सिर्फ दुकानदारों के लिए, बिजनेस तबके के लिए है, बाकी जो मूवमेंट वगैरह है वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो है वो इस कोविड के हवाले से खतरनाक मानी जाती है। लोगों का एक दूसरे से मिलना खतरनाक माना जाता है। तो अगर लॉकडाउन इंप्लीमेंट करना है तो सख्ती से करना है, वरना ड्रामा नहीं करना है। सनम, बिल्कुल ड्रामा नहीं करना है, लेकिन इसमें जहां गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव रहने की ज़रूरत है, वहीं पर लोगों को भी अपना पॉजिटिव रिस्पांस देने की ज़रूरत है। लेकिन अब 28 तारीख के बाद अब कहीं ना कहीं जो ये बंदियां हैं या बंदिशें हैं, इसमें ईज़ आ रहा है, इसमें किसी ना किसी तरह रिलैक्सेशन दी जाएगी लोगों को। तो क्या आप समझते हैं कि उस वक्त जो SOPs होंगे वो मास्क और डिस्टेंस के बगैर क्या कुछ हो सकता है? देखिए मजबूरियां भी होती हैं सरकार के पास भी, आवाम के पास। कश्मीर में आवाम के सामने ये मजबूरी है कि पिछले साल का लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन कोविड लॉकडाउन नहीं है। कश्मीर में 5 अगस्त पिछले साल को लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से ना कश्मीरी कोई काम कर सका है, ना रोजगार का कोई वसीला पैदा कर सका है। तो अब ये नया लॉकडाउन जो इसने और ज्यादा कमर तोड़ के रखी है कश्मीरी की। लेकिन फिर इसके साथ ईद भी आ रही है, तो मजबूरियां, इस मजबूरी में लॉकडाउन को खोला जा सकता है, लेकिन एहतियात आवाम को करनी है, अपने आप को बचाना है। क्योंकि अक्सर अब रिपोर्ट से ही
जा रहे हैं कि कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। तो इस पॉजिटिव से बाहर निकलने के लिए, कोविड के पॉजिटिव से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना है, और बचाने के लिए अभी दवा जो है वो निकली नहीं है। तो जरूरी है कि अपने आप को बचाएं, अपने पेरेंट्स को बचाएं, अपने वालिदैन को बचाएं, खुद एहतियात करें, ये सबसे जरूरी है। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। सनम एजाज इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ बराह रास्त थे, पूरी तरह से एनालाइज कर रहे थे, तफसीलात फराम कर रहे थे कि क्या कुछ सिचुएशन है कश्मीर के अंदर, और पिछले कुछ दिनों से जो कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है या कुछ ज़रूरत पड़ी है इस एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हमने देखा कि जब लॉकडाउन रीइम्पोज किया गया और उसके बाद जो मुस्बत कोविड पॉजिटिव केसेस की जो तादाद है उसमें किसी हद तक गिरावट आ गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर लॉकडाउन इसी तरह रहा तो उसमें भी, यानी पॉजिटिव केसों की जो तादाद है उसमें मज़ीद गिरावट आ सकती है, जो इस समाज के लिए, जम्मू कश्मीर यूट्यूब के लिए बहुत ही मुफीद होगा। चलिए नाज़रीन, जैसा कि सनम एजाज ने खुद ही कहा कि क्या है पूरे शहर या पूरी वादी के अंदर हाल, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि जो गाइडलाइंस या जो SOP सरकार की जनब से मुरतब किया गया है, मुश्तहर किया गया है, लोगों को कहा गया कि वो इस पर अमल पैरा हो जाए, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग इसके हवाले से कोऑपरेटिव नहीं हैं, यानी लोग कोऑपरेशन नहीं दे रहे हैं और इन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से अब जो श्रीनगर इंतजामिया है वो भी मुतहरिक देखी गई। शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ सड़कों पर आज उन्हें देखा गया, जो लोग गाड़ियों में सवार थे, किसी के पास मास्क नहीं थे, किसी ने रॉन्ग पार्किंग की थी, किसी ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया था, तो उनके खिलाफ आज जुर्माने वसूल किए गए हैं। क्या है शहर श्रीनगर का हाल, हमारे साथी आबिद कादिर ने रखे नज़र और लाए ये विजुअल्स और की बात मुतल्लिका हुकाम के साथ। जो आपको पता है कि हाल ही में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यहाँ CRPC 144 लगाया पूरे डिस्ट्रिक्ट को आफ्टर 28 ऑफ दिस मंथ। इसीलिए आज सरप्राइज विजिट चल रहा था कि सवेरे कुछ बातें आई कि लाल चौक में गाड़ियाँ घूम रही है, ज़्यादा गाड़ियों का फ्लो ज़्यादा है। इसीलिए हम आज यहाँ आए, यहाँ हमारे साथ पुलिस भी है, हमने यहाँ इन गाड़ियों को सर्च कर रहे हैं। जो गाड़ी बिना इजाज़त के या जो गाड़ी जो मजबूर न है उन गाड़ियों को हम यहाँ बंद करते हैं, उनको हम यहाँ फ़ाइन भी करते हैं। और मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है एम्प्लॉयों की गाड़ियाँ हैं, मैक्सिमम गाड़ियाँ हैं यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटरों पे जा रहे हैं, और मैक्सिमम गाड़ियाँ ऐसी भी है जो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, चाहे कि कोई ऑटो होगा उसमें, चाहे कोई प्राइवेट गाड़ी है, मैक्सिमम वही देखने को मिली। तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज कर्फ्यू है, यहाँ पूरा लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, आपको भी डायरेक्शंस यही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप घरों में ही बैठिए। शायद आपको पता भी होगा कि हाल ही में ये पॉजिटिव केसेस का उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, आपने देखा है कि इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। अब मुझे लगता है कि अगर लोग कोऑपरेट करेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे इसमें लॉकडाउन में, मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव केसेस इसमें बहुत कमी आएगी। चलिए नाज़रीन, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स की जो शहरी श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ेर तालीम है। और इन स्टूडेंट्स का मानना है कि जहां 5 अगस्त के बाद ही कश्मीर में तमाम तरह की एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं, हालांकि बीच में किसी हद तक चली भी, लेकिन जब से कोविड लॉकडाउन हुआ है उसके बाद बिल्कुल भी तमाम स्कूल और तालीमी इदारे बंद ही रहे, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ में भी कामकाज बिल्कुल ही बंद रहा। लेकिन अब ऐसे तालिब इल्मों का मानना है कि अगर सब कुछ बंद था, बच्चों ने पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन उनसे फ़ी वसूल किया जाता है। और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से जो उनकी स्पोक्स पर्सन है वो आज श्रीनगर के लाल चौक में आई थी और उन्होंने मीडिया के सामने अपने जो ख़यालात हैं उनका इजहार किया और कहा है कि जो वो फ़ी दे रहे हैं, चाहे एडमिशन फ़ी की सूरत में या बाकी फ़ीस की सूरत में, तो उसमें कटौती की जाए। उनका मुतालबा है कि इस फीस में 60% की कमी लाई जाए, क्योंकि कोविड था, कोविड में उनके वालिदैन भी ये फ़ीस अभी तक नहीं कमा पाए, उनके घर के खर्चे थे, दीगर खर्चे थे, जिसकी वजह से उन पर बोझ बढ़ गया है। तो इस वजह से उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू से मुतालबा और अपील की है कि वो इस हवाले से मामले पर नज़रसानी करें। मैं आज इसलिए यहाँ पे आई हूँ बिकॉज हमारा अभी जो इशू है वो है फ़ी इशू। जो हमारी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ है, दे आर आस्किंग अस टू पे एडमिशन फीस, दैट इज़ क्वाइटली इम्पॉसिबल राइट नाउ, बिकॉज हमें पता है फ्रॉम पास्ट 1 year वी आर कंटिन्यूसली हियर इन लॉकडाउन टिल दिस डेट। हम खाली फेब में यूनिवर्सिटी गए हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद पेंडेमिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से अब हम बिल्कुल इस हालत में है ही नहीं कि हम जो अपना एडमिशन फ़ी है वो दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी लास्ट ईयर से घर पे बैठे हैं, इकॉनमी पूरी क्रश है,
हमारे पेरेंट्स बिल्कुल अभी इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो हमारा एडमिशन फ़ी हमें दे देंगे। वी आर रिक्वेस्टिंग और यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ रादर दी लेफ्टिनेंट गवर्नर सर, प्लीज़ एंड प्लीज़ लुक आफ्टर दिस मैटर कि जो हमारा ये फ़ी है इसमें हम चाहते हैं हमें 60% वेव ऑफ हो जाए। एंड राइट नाउ वी आर नॉट इन अ कंडीशन टू पे। जब कंडीशंस विल बी नॉर्मल दैट टाइम वी कैन पे। दिस इज़ नॉट राइट only the issue of Central University, it is a mass issue in Kashmir Valley. Every university, rather that is a college. If we will talk about the cluster university, Kashmir University, IUST University and other colleges, the authorities are compelling the student to pay the fee, and that is quite impossible right now. Please don't do injustice to the students and don't do injustice to the parents association. Meherbani karke, this is not a right टाइम टू आस्क अ स्टूडेंट टू पे अ एडमिशन फ़ी, क्योंकि हमें पता है अभी यहाँ कौन सी वबाई सूरत हाल है। इस वबाई सूरत हाल में बिल्कुल भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमें पे करें। जब हमारे घरों में खाना नहीं है तो हमारे पेरेंट्स हमारे ये एडमिशन फ़ी कहाँ से लाए। सर हम खाली ये चाहते हैं कि जो हमारा फ़ी है वो वे ऑफ हो जाए 60%, और अभी हम बिल्कुल उस कंडीशन में नहीं है, हम पे करेंगे। जब कंडीशन यहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगी देन वी कैन पे और नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब अवामी मुतालबात की भी बात करते हैं, क्योंकि युनसो लंगेट का इलाका है, काफ़ी फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पर सरकार की जो नज़र है वो बहुत कम ही पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, इसमें कोई शक नहीं, मोटी मोटी तनख्वाहें भी ले रही हैं, लेकिन अवाम पानी को लेकर, सड़क को लेकर काफ़ी मसाइब से भरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें चलने के लिए सड़क नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है, और वो एक जमहूरी देश में रह रहे हैं, एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक उन्हें ये चीज़ें मैसर नहीं हो रही है। जो इलाके का रोड है 15 साल पहले या 12 साल पहले इसकी मैग्नेमाइजेशन हुई है और उसके बाद इस रोड की बारी नहीं आई है। मकामी लोगों का इस हवाले से मज़ीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। पिछले 5 सालों से हम सफ़र करते आ रहे हैं। हम डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं अल्लाह हुक्म से, आपकी वसादत से हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाया, तो हम आपके वसादत से अल्लाह हुक्म से ये गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके हमारे इन जो ये यहाँ पे मसाइल है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें बहुत मतलब ये हमें जाना, हमें बारामूला भी हम बारामूला भी गए, कुपवाड़ा भी गए, हर एक जगह पे हम गए, लेकिन किसी ने हमारे तरफ तवज्जो नहीं दिया। जबकि जब ये वोट मांगने आते हैं तो बिल्कुल हम वोट भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो मसाइल हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देते। हम हर साल नज़रअंदाज किए जाते हैं इस मतलब ये जो कामों पे, जो हर एक काम यहाँ पे जो पिछले बार जब ये डिपार्टमेंट वाले आ गए, उन्होंने कहा ये जो रोड है ये बहुत तंग है, इसको आप थोड़ा बहुत जी ठीक कर दीजिए तो हम यहाँ पे ये काम करेंगे। लेकिन हमने वो काम भी कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। आपकी वसादत से हम यही गुजारिश करते हैं अल्लाह हुकाम से, आप मेहरबानी करके हमारे जो मसाइल हैं ये हल कर दीजिए। आज ब्रो 3 वर्ष बवल बनाम PH वाले पाइप लाजन त्रेश के बनो बवल लगभग लग 15 लाख रुपये असल पे कोरक तैयार। बह जन नाल हेत आब वसा असल पे लगभग आब 10 आँच तुम वो पान ते वन करो कनेक्ट अस दीतो यह त्रेश परेशान आज त्रेश नो कह चीज़ वक्त कन हुक्मरान अपील कर मेहरबानी कर सोन मसल कर हल। अगर यीच रपी तुम लाजो आब ते एवेलेबल रपी तुम लाजो अस दीतो यह त्रेश चमो DC सबस अपील कर PH एक्जनस अपील कर गवर्नरस अपील कर त्रो तुम आब बिल अस दीतो चमो त्रेश। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, प्रोग्राम के कैमरामैन समीर वानी, खालिद मुश्ताक और मेरे एडिटर साहिल मजीद को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।